और आजकल जहाँ मौका मिलता है वहाँ किसी भी तरह की चोरी या सामान को उठा लेना संपत्ति मूलक अपराध कारित करते हैं। लूटपाट, बाइक चोरी या घर में घुसकर चोरी करना भी ऐसे अपराध में उनका शामिल होता है। एमएस नगर थाना कांड में पूर्व में 2 डकैती के कांड हुए थे। उन कांडों में भी इनकी उपलब्धि है के द्वारा पुलिस बल को सक्रिय किया गया और पुलिस बल को देख करके वहाँ से अपराधकर्मी भागने लगे, गिरफ्तार किया गया। उनके पास में 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल, लूटे गए आभूषण बरामद किए गए। पुलिस मुख्यालय की नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं इधर हाल के कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो पिछले फ्राइडे को भी बताई गई थी। इधर कुछ उपलब्धि है 2 दिन में जो आपको सामने रखना चाहते हैं। सिवान जिला में एमएस नगर थाना क्षेत्र में एक आपराधिक गिरोह, जिसको हम लोग नट गिरोह कहते हैं, उसका उद्भेदन किया गया है। हुसैनगंज एमएस नगर की पुलिस टीम के द्वारा हुसैनगंज चट्टी के पास पूर्व के कई आपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें 8 अक्टूबर को ही चोरी के सामान के साथ साथ हथियार बरामद करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें 2 देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 चाकू, 1 मोबाइल और इसमें एक अपराधकर्मी पास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले नट गिरोह का सक्रिय अपराधकर्मी है। ये पहले डकैती करता था ये गिरोह, नट गिरोह, और आजकल जहाँ मौका मिलता है वहाँ किसी भी तरह की चोरी या सामान को उठा लेना संपत्ति मूलक अपराध कारित करते हैं। लूटपाट, बाइक चोरी या घर में घुसकर चोरी करना भी ऐसे अपराध में उनका शामिल होता है। एमएस नगर थाना कांड में पूर्व में 2 डकैती के कांड हुए थे। उन कांडों में भी इनकी उपलब्धि है और मुख्य रूप से इसमें डकैती के बहुत सारे सामान भी बरामद हुए। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में मेला दशहरे का लगा हुआ था और उसके बाद में वो मेला कुछ दिनों तक आगे भी चलता है। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी घूम रहे हैं और उनकी डकैती करने की और अपराध करने की योजना है। तो रात्रि में इस तरह की सूचना मिलने पर कुमारखंड थानाध्यक्ष जो मधेपुरा जिला का है उसके द्वारा पुलिस बल को सक्रिय किया गया और पुलिस बल को देख करके वहाँ से अपराधकर्मी भागने लगे। लेकिन वहाँ पर एक टियागो गाड़ी मिली जिसकी डिक्की से 1 देसी पिस्तौल, 6 कारतूस मिले। इनको हम लोगों ने जब्त कर लिया है और जो अपराधकर्मी गाड़ी छोड़ के भागे हैं उसकी दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका उद्भेदन करेंगे। सारण जिला के माझी थाना अंतर्गत 2 अक्टूबर को अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा एक घर में लूट की घटना करते हुए ज्वेलरी लूट की घटना हुई थी। इस घटना का पुलिस ने 5-6 दिनों के अंदर ही सफल उद्भेदन कर लिया और पुलिस को ये सूचना मिली कि माझी थाना के ही ग्राम जई छपरा में कुछ अपराधकर्मी बैठ करके आगे भी लूट की घटना कर सकते हैं, ऐसी योजना बनाई जा रही। वहाँ पर पहुंचकर 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल, लूटे गए आभूषण बरामद किए गए। ये घटना 2 अक्टूबर की थी। स्थानीय पुलिस के द्वारा 4-5 दिनों के अंदर में ही पूरे गिरोह का उद्भेदन कर लिया गया और लूटे गए सारे आभूषण वगैरह वहाँ पे जो भी सोने के, चांदी के जो थे सारे बरामद कर लिए। ये अपराध की कुछ मुख्य उपलब्धि हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले फ्राइडे को ही हमने डिटेल में बताया था कि किस तरह पुलिस के द्वारा रोको टोको अभियान के अंतर्गत मोटरसाइकिलों की बरामद की गई। आज नट गिरोह का उद्भेदन और डकैती कांड का उद्भेदन मैंने आपको बताया। पिछली फ्राइडे को आप लोगों ने ERSS के बारे में बताया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले से आप लोगों को जानकारी भी है। दिनांक 6 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया प्रथम चरण का। पुलिस, अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा को डायल 112 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कर दिया गया।
अन्य आपातकालीन योजनाओं को भी सेकेंड फेज में इससे जोड़ने की योजना है। इसमें वॉइस कॉल, SMS, ईमेल, पैनिक SOS रिक्वेस्ट तथा वेब के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या सीधे आप समझ लीजिए, आम जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 112 को डायल करें किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फ़ोन से, तो ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत है। इसमें अभी तक कुल 25,533 इवेंट्स के 25,533 इवेंट्स के पंजीकृत होने की सूचना है। घरेलू हिंसा के 13% मामले इसमें आते हैं। दुर्घटना के 9% मामले इसमें आए हैं। चिकित्सा की जो सुविधाएं जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी 6% मामले सामने आए हैं। सामान्य विधि व्यवस्था के आपसी झगड़े के 40% मामले आए हैं। शराब के 7%, लूट या चोरी करते या इस तरह की घटनाओं से संबंधित 4% मामले आए हैं। पब्लिक रोड पर कोई गड़बड़ कर रही है, न्यूसेंस कर रही है, उसके 7% मामले आए हैं। अग्निकांड के भी रिपोर्ट आ रही है इसमें, तो अग्निकांड के 2% मामले आए हैं। प्रथम चरण में 400 की संख्या थी हमारे पास वाहनों की। सेकेंड चरण हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें ये संख्या बढ़ करके लगभग 1800 वाहनों की हो जाएगी। इस सेकेंड चरण में हम लोग मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं और इसमें मोबाइल डेटा टर्मिनल, सिम कार्ड और ERSS एप्लीकेशंस भी होगा। सेकेंड फेज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को और कस्टमाइज़ करेंगे और मैप को दिखाने की जो हमारे कंट्रोल रूम में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसमें बनाया जाना। अब जिसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी मेरे विचार से मैं बताना चाहता हूँ, इधर 10-12 दिन में जो खास उपलब्धि हुई, खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक उपलब्धि है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिनांक 22 सितंबर को वैशाली जिला के अंतर्गत एक सूचक के द्वारा, एक इन्फॉर्मर था, एक पब्लिक थी, जिसने सूचना दी गई डायल 112 पर कि एक लड़की को किसी के द्वारा बंद करके रखा गया। ERV1 और ERV2, यानी घटना चूँकि सीरियस लग रही थी, इसलिए हमारे कंट्रोल सेंटर ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और 2 गाड़ियों को वहाँ पर रवाना किया। ERV1, ERV2 को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 1 और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल नंबर 2 त्वरित कार्रवाई करके 2 लड़कियों को बरामद किया, 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। हमारा रिस्पांस टाइम था 14 मिनट और महिला थाना कांड संख्या 39/22 दिनांक 22 सितंबर 2022 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया और पॉक्सो एक्ट भी लगा करके हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने 2 लड़कियों को बरामद किया और गिरफ्तारी की और कांड दर्ज किया। इसी तरह से सितंबर में 29 सितंबर, अभी 10-11 दिन पहले की बात है, 29 सितंबर को पटना जिला के अंतर्गत एक इन्फॉर्मेशन दी गई डायल 112 पर कि उसके पिताजी अचानक बेहोश हो गए। फुलवारी शरीफ इलाके से सूचना आई थी, तो ERV जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसने फुलवारी शरीफ में जो हमारी इमरजेंसी व्हीकल थी उसको तुरंत डायरेक्शन दिया और हमारी ERV गाड़ी वहाँ पहुँच गई और फिर उसके बाद में एम्बुलेंस को वहाँ रवाना किया। तो एम्बुलेंस के द्वारा बेहोश किए गए व्यक्ति को IGIMS में भर्ती करा करके उसकी जान बचाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी 29 तारीख की है। इसी तरह से 4 सितंबर को सारण जिला में सूचक के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया 112 पर कि बम बनाया जा रहा। तो ERV7 जो 7 नंबर की गाड़ी थी वहाँ पर सारण में, उसको मशरक से रवाना किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर वरीय पदाधिकारियों के सहयोग से फिर थाना को बुलाया गया। काफ़ी संख्या में अवैध पटाखा बनाने का सामान, बारूद, सुतली, अर्धनिर्मित पटाखा बरामद किया गया और इसमें मशरक थाना कांड संख्या 435/22 दिनांक 4 सितंबर 2022 धारा 4 एवं 5 विस्फोटक अधिनियम अंकित कर कार्रवाई की जा रही है। इस सितंबर की कुछ घटनाएं आपके सामने थी। अक्टूबर महीने में 5 अक्टूबर को रोहतास जिला के अंतर्गत सूचना दी गई कि एक नवजात शिशु रोड पर पड़ा। 5 अक्टूबर को, अभी तुरंत हाल की घटना है। ERV1 जो हमारी व्हीकल थी उसको सूचना दी गई, जो सासाराम में थी, उसके द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बचाई गई।
तो ये रोहतास जिला की सूचना थी। इसी तरह से 8 अक्टूबर को, अभी परसों की घटना, पटना जिला अंतर्गत डायल 112 पर सूचना मिली गई कि एक व्यक्ति नेवरा के करीब रेलवे ट्रैक पर संभवतः आत्महत्या करने की नीयत से पहुंच गया, उसकी जान बचाई जाए। तो ये सूचना मिलते ही नेवरा के पास में ERV-1 हमारी व्हीकल थी, उसको डायरेक्शन दिया गया, उसने लोकेट किया, रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर उस व्यक्ति की जान बचाई तथा उसे उसके परिजनों को सही सलामत सौंप दी। 8 अक्टूबर को ही समस्तीपुर जिला अंतर्गत 112 पर सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक ओवरब्रिज के नीचे एक लड़की ट्रेन के नीचे आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। समस्तीपुर ERV-1 व्हीकल 1 को त्वरित घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। उसके द्वारा पहुंचकर जख्मी लड़की को तुरंत उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचने तक हमारा जो रिस्पांस टाइम था महज 17 मिनट। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह से वाहन है या इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो आम जनता के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट, लाइफ सेविंग और किसी भी विधि व्यवस्था के मामले में, अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। फेज़ 2 का जल्दी ही हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सर, सवाल इसमें से कितने पुलिसकर्मी लगेंगे जब पूरी तरह से 1800 वाहन जब काम कर लेंगे, कितने पुलिस? वो डिटेल प्रोजेक्ट जब बन जाएगा हम आपके सामने शेयर करेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि जो कुछ सक्सेस स्टोरी आएंगी सितंबर और अक्टूबर की, वो मैंने कंपाइल किया है। सेकेंड फेज़ में लगभग 15 से 18 हज़ार आने की संभावना है, वो पुलिसकर्मी लगेंगे। और अभी हमारे ज़िले के जो रिसोर्सेस हैं उसी को हम लोग डाइवर्ट करके इन वाहनों को इक्विप कर रहे हैं और वहाँ पर लगे हुए हैं। सेकेंड फेज़ में हम गाड़ियों खरीदने का प्रपोजल, उनको इक्विपमेंट बनाने का प्रपोजल, मोटरसाइकिल खरीदने का प्रपोजल, नया रिक्रूटमेंट करने का प्रपोजल, और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड करेंगे। तो उसके अपग्रेड करने के सारे प्रपोजल इसमें शामिल हैं। जब प्रपोजल बन जाएगा और हम लोग भेजेंगे तब हम आपको इसके बारे में शेयर करेंगे। कार्तिक सिंह में क्या बचा था? MLC कार्तिक सिंह वाले मामले में क्या? ये सवाल आप पिछले हर बार पूछ रहे हैं, तो मेरे पास किसी व्यक्तिगत उसकी जानकारी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी खास व्यक्ति के, किसी खास न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, जो न्यायिक निर्देश हैं, जो न्यायालय का आदेश है उसके तहत हम कार्रवाई करें। अगर आम मामला होगा तब तक वो कब का उठ गया? कल सीनियर SP बोले हैं इस बार। सर, जो राजीव रंजन DIG के ऊपर जो मामला है, जिसकी जांच CID ने की है, पूरा मामला क्या है और आगे क्या कार्रवाई होगी? कुछ अखबार समाचार पत्रों में ये सूचना प्रकाशित हुई है और विशिष्ट रूप से संचिका चूँकि प्रक्रियाधीन है, इसलिए अभी मेरा इस स्तर पर कुछ कहना संभव नहीं। जांच तो ही है तो क्या लगता है सर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी उन पर? अभी चूँकि संचिका आई है, संचिका प्रक्रियाधीन है, तो प्रक्रियाधीन किसी मामले में पुलिस प्रवक्ता के रूप में कुछ कह पाना बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन भी होगा और मेरी जानकारी में भी नहीं। संचिका प्रक्रियाधीन। सर, सवाल तो ये उठता है सर, बार-बार IPS अधिकारी पर ही इतनी लंबी क्यों खींची जाती है सर? मैंने पहले भी आपको कहा था, आप लोगों की जो दिलचस्पी थी, मैंने बिल्कुल साफ कहा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई और भी मामला हो, पुलिस कर्मियों पर जिसमें कि गजेटेड ऑफिसर भी संलिप्त हैं और नॉन गजेटेड ऑफिसर भी संलिप्त हो सकते हैं, सभी के विरुद्ध एक समान रूप से, कानूनी रूप से, तथ्यों के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर और संबंधित पदाधिकारी का पक्ष जानकर के उचित कार्रवाई होती है। मेरे पास में कुछ आंकड़ा है, मैं आपको खाली बताना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले बार आपको बताया था, वो आंकड़ा इस प्रकार है। जनवरी में कुल हमारे जो विभागीय कार्रवाई चलती है पुलिस पदाधिकारियों पर, कर्मियों पर, उसमें वो संख्या थी 4228 और
26 सितंबर तक का आंकड़ा है, अभी सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता का आंकड़ा नहीं आया है। तो 26 सितंबर तक का जो आंकड़ा है वो संख्या घटकर 3643 रह गई है। 643 मामले लंबित बचे हैं, मतलब 585 मामलों का हम लोगों ने ज़्यादा डिस्पोजल किया। इस बीच में और भी लोग सस्पेंड हुए, इस बीच में और भी लोगों पर नई कार्रवाई शुरू हुई, परंतु उससे ज़्यादा 585 लोगों पर हम लोगों ने निर्णय लिया। तो इस प्रकार से अब 3643 कार्रवाई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास में कुछ आंकड़ा उपलब्ध है, कितने लोग पुलिस विभाग में डिसमिस हुए। तो मैं आपको बताता हूँ, 2019 में कुल 151 पुलिस पदाधिकारी डिसमिस किए गए, 151। 2020 में ये संख्या बढ़ी और ये संख्या 201 पुलिस पदाधिकारियों को डिसमिस किया गया। 2021 में 172 पुलिस कर्मियों को डिसमिस किया गया, जिसमें कि 2 इंस्पेक्टर, 31 दरोगा, 22 ASI एवं उसके इक्विवेलेंट रैंक, 7 हवलदार और 110 सिपाही शामिल थे। 2022 में 31/8 तक यानी 31 अगस्त तक 146 लोगों को डिसमिस किया गया। सितंबर महीने का भी आंकड़ा सभी जगह से नहीं आया है, परंतु जिन जगहों से आ गया है उसमें 16 लोगों का डिसमिसल कन्फर्म है। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 162 लोगों का डिसमिसल हो चुका है। अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, चूँकि सभी लोगों से अभी तक सितंबर का आंकड़ा कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ। पिछले वर्ष ये संख्या 172, तो इस बार 162 लोग ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं। सितंबर महीने तक ये संख्या बढ़ेगी और अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर हम लोग उनके दोष, आरोप और आरोपों को जब सिद्ध किया जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इट इज़ लाइक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग अपने ही विभाग के वैसे कर्मी जो कार्यों में गड़बड़ी करते हैं, लापरवाही करते हैं, कांडों में हो, शराबबंदी हो या कोई भी महिला अत्याचार का मामला हो या कोई अनैतिक मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, ये मैं आंकड़े मेरे पास में चूँकि उपलब्ध थे इसलिए मैंने आपके सामने। सर, इसमें IPS के ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो आंकड़ा सरकार के पास, इंस्पेक्टर? वो आंकड़ा सरकार के पास में है। आपको पता है कि कई सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं और पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड हैं। वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो 2 पुलिस अधीक्षक रैंक IPS रैंक के पदाधिकारी निलंबित हैं, एक DIG रैंक के पदाधिकारी निलंबित हैं। पुलिस उपाधीक्षक रैंक के बहुत सारे कर्मी यूयू ने जो अभियान किया था उसके बाद निलंबित हैं। वो संख्या चूँकि गृह विभाग मॉनिटरिंग करता है उनके पास में संधारित होगी। और मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग जहाँ एक और अच्छे कर्मियों को पुरस्कृत करती है, लगातार आपने देखा कि पुलिस वीक हो उसमें पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, या एनुअल पुलिस अवार्ड हो जिसको पहले सोनपुर मेला पुरस्कार बोलते थे, तो उसमें हम लोग पुरस्कृत करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा विभाग जो अपने ही पुलिसकर्मियों पर दोषी पाए जाने पर हम लोग गंभीर कार्रवाई करते हैं। सर, पटना SSP द्वारा पटना SSP जो जानकारी देते थे, पिछले 9 सालों से ग्रुप बनाया गया था और पटना SSP इस ग्रुप को निरस्त कर दिया और नया एक ग्रुप बना दिया गया। हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है सर, उसके लिए हम लोग मैं आपकी बात पटना SSP को कह दूंगा और मैं उनसे कैसे सर जानकारी कैसे मिलेगा, क्योंकि जब क्राइम होती है तो हम लोग चलाते हैं, जब पटना पुलिस उद्भेदन करती है तो ये छिपाते हैं। क्या लग रहा है ये सरकार के काम करते हैं, विपक्षी की तरह काम करते हैं क्या सर? आपकी बात को पटना सीनियर SP ने चूंकि कोई निर्णय लिया है तो मैं उनकी बात रखूँ। ठीक है, थैंक यू। अलग से